सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। आज के जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। आज के जितने भी टॉपिक्स हैं लेट्स डिस्कस ईच ऑफ देम। तो यहाँ पे पहला है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं एंड दिस इज़ बेसिकली ऑन द प्राइवेट प्रॉपर्टी। ठीक है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बारे में प्राइवेट प्रॉपर्टी, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑन मदरसा एक्ट, फिर टार्डी ग्रेड्स करके है, ये स्पीसीज़ है, हायर एजुकेशन और स्टेम रिसर्च, आधार एक्ट, डिप्लोमेटिक ट्रेड डायनामिक्स चाइना और यू के बीच में, कौसर एंड होदोड। तो यहाँ पे ये पॉलिटी है, ये भी पॉलिटी है, ये साइंस है, उसके बाद हायर एजुकेशन और स्टेम रिसर्च है, तो स्किल डेवलपमेंट और ये GS 2 और 3 दोनों में प्रश्न बन सकता है। और यहाँ पे इकोनॉमी और IR को लिंक करके बनेगा और यहाँ प्रीलिम्स का प्रश्न, और फिर आखिरी में जो मेंस का जो मैं मेंस का क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करता हूँ दैट विल बी देयर। अब आज का देख लो, ये मेंस का क्वेश्चन आपका फ्रेम हुआ है, जस्ट गो थ्रू इट। That the implementation of Article 30 of Indian Constitution will bring fragmentation in Indian society based on preference of way of life। अब इस क्वेश्चन को फ्रेम करने में भी बहुत सोचना पड़ेगा। ठीक है, मुझे 15-20 मिनट लग गए इसको फ्रेम करने में क्वेश्चंस को। अब इसी चीज़ को आपको देखना है, देखो कि हम जब कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट को पढ़ते हैं तो प्रश्न कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं। अगर आप ये नहीं सीख पा रहे हो तो आप ये मानकर चलो कि तैयारी इतना सही डायरेक्शन में नहीं जाएगी। अगर जैसे अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीज़ कहा, अब उसमें क्या प्रश्न बन सकता है, क्या भाषा जो है बन सकती है। अब ऐसे प्रश्न जब आप देखोगे तो आपको कहीं से लगेगा ही नहीं कि कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट का प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न के लिए आपको अपने आप को तैयार करना है। ठीक है, तो ये आप अपने आंसर सेंड कर सकते हैं। कोई क्वेरी तो इस नंबर पर आपको मैसेज करना है। इसके अलावा प्रहार बैच है, प्रहार बैच में लगभग 60+ लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। तो अभी तक आप वेट कर रहे हैं तो इसको वेट नहीं करना है, इसको तुरंत कंप्लीट करो। सारे लेक्चर्स हैं, आप फिर उसके बाद और भी जो लेक्चर्स आपको मिलने लग जाएंगे। इसमें सब कुछ आप देख रहे हो, सब कुछ कवर्ड है, लगभग 2 इयर्स का कवरेज है। तो ये है। और अगर आपको डाउट है कि हिंदू और उसमें क्या अंतर है तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें सब्जेक्ट वाइज कंपाइलेशन, इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूडेड रहेंगी, जैसे योजना मैगजीन है, प्रैक्टिस सेट्स भी मिलेंगे, डाउन टू अर्थ PIB, बहुत सारी चीज़ें आपको अवेलेबल रहेंगी। ज्वाइन करने के लिए इस वेबसाइट को याद रखना और सौरभ पांडे CSE ऐप डाउनलोड करना है। ऑल कोर्सेज पे यहाँ पे क्लिक करना है, लैपटॉप से क्लासेस के लिए लॉगिन बटन आपको प्रेस करना है। कोई क्वेरी है तो इस पर आपको सिर्फ मैसेज करना है। स्टार्ट करते हैं। स्टेट हैज़ नो राइट्स टू एक्वायर एवरी प्राइवेट प्रॉपर्टी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को हाईलाइट किया है कि जो स्टेट है, मतलब यहाँ गवर्नमेंट की बात हो रही है कि सारी प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर नहीं किया जा सकता। अब इसमें देखो, एक थोड़ा सा आइडिया आपको जो ध्यान में रखना वो ये है कि पहले जैसे मान लो हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं। अब यहाँ पे दो चीज़ें समझना। एक चीज़ क्या है, एक एस्पेक्ट क्या है कि जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो एक मतलब गवर्नमेंट है, ठीक है, एक मतलब सरकार की अगर आप बात करोगे, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कहती है कि देखो ये पीस ऑफ लैंड है, ये पीस ऑफ लैंड है और ओवरऑल पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, जब पब्लिक इंटरेस्ट के लिए इस लैंड को एक्वायर किया जा सकता है। अब ये अगर आज से जब हम 20 साल 25 साल 50 साल पहले की बात करें तो ये लॉजिक गवर्नमेंट अप्लाई कर सकती थी, है ना। जो एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट का आइडियोलॉजी है, अगर बात किया जाए तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट का आइडियोलॉजी है, तो उस कंटेक्स्ट में ये बात हम पहले कर रहे थे। बट क्या आज के समय में ये रेलिवेंट है, क्या ये बात आ जाती है। क्या आज के समय में वो सेम इकोनॉमिक आइडियोलॉजी हम कर सकते हैं कि अगर पब्लिक पर्पस के लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो उसको सरकार आके एक्वायर कर ले। क्या ये चीज़ आज भी है। तो यहाँ पे कहा गया कि वी हैव टू रेस्पेक्ट दिस एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का हमें रेस्पेक्ट करने का ज़रूरत है ना, कि आर्थिक लेवल पे भी आपके पास राइट है। इकोनॉमिक रिसोर्सेज अगर किसी और का है तो आपके पास भी राइट है। आप जो है रोड बना रहे हो या कोई भी चीज़ अगर आप जो है आप बना रहे हो इन द नेम ऑफ सेइंग कि ये पब्लिक इन्वेस्टमेंट है ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है, उस कंसिडरेशन में इंडिविजुअल का इकोनॉमिक ग्रोथ कैसा अफेक्ट होता है उसको भी कंसिडर करना मैटर करता है। तो इस पे देखते हैं ऑनरेबल कोर्ट ने कंसीडर क्या हाईलाइट किया है, और ये मैटर भी काफ़ी हद तक है कि क्या आज के समय में जो भी सोच है रिलेटेड विद द काइंड ऑफ इकोनॉमिक आइडियोलॉजी, क्या उसमें चेंजेस होने हैं कि नहीं है। तो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि 9 जज बेंच है, तो ये आप कह सकते हो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, कि सारी जो प्राइवेट रिसोर्सेस हैं वो ऐसा सबको डिक्लेयर नहीं किया जा सकता कि ये मटेरियल रिसोर्सेस ऑफ द कम्युनिटी फॉर द गवर्नमेंट यूज़। ठीक है, मतलब जितने भी, मतलब इसमें नॉट ऑल बोला है, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक रिसोर्सेस हैं तो वो चीज़ हो सकती है, बट नॉट ऑल प्राइवेट रिसोर्सेज।
सभी प्राइवेट रिसोर्सेज को आप एक तरीके से कम्युनिटी लाइक मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ कम्युनिटी के रूप में डिक्लेयर करके सरकार के यूज़ के लिए नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये भी कहा गया कि कोर्ट ने डिसमिस किया कि जो स्टेट पावर है उसके माध्यम से प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए, कॉमन गुड के लिए, यहाँ पे कहा गया कि ये जो इकोनॉमिक आइडिया है वो आउटडेटेड हो चुका है। पहले का टाइम ठीक है, पहले के टाइम पे कुछ ही के पास रिसोर्सेज था। अब किसी ने बहुत मेहनत से है ना, मान लो किसी का खेत है, किसी का कुछ है, उसने उस चीज़ को डेवलप किया हुआ है, उससे उसकी लाइवलीहुड चल रही है। आपने तुरंत उसको मतलब ओवरऑल कहने के लिए कि इकोनॉमिक ग्रोथ है, तो उसको आपने थोड़े बहुत प्राइस दे के और उसकी लैंड और उसको एक्वायर कर लिया, या जो भी रिसोर्स है उसको एक्वायर कर लिया जो कि प्राइवेट रिसोर्स है। क्या आज के समय में ये आसान है? डेवलप्ड वर्ल्ड में आप जाओगे तो ये चीज़ बहुत मुश्किल है। तो क्या डेवलपिंग सोसाइटी में जो एक इकोनॉमिक सोच है, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो सोच पहले चली आ रही थी, क्या उसको हमें चेंज करने की ज़रूरत है? ऑनरेबल कोर्ट ने कहा बिल्कुल करने का ज़रूरत है। पहले जो चल रहा था ज़रूरी नहीं कि आज के समय में, आज के सिनेरियो में हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट जो है वो करें। तो यहाँ पे कहा गया कि जजमेंट ने कहा कि इंडिया फ्रॉम पब्लिक इन्वेस्टमेंट डोमिनेंस टू बैलेंस और पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के बैलेंस की तरफ हम प्रोसीड कर रहे हैं। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे पब्लिक प्लस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के बैलेंस की तरफ हम जा रहे हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात हम कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कहो कि हर चीज़ पब्लिक, मतलब पब्लिक का यहाँ मतलब हो गया कि हम हर चीज़ जो है गवर्नमेंट कंसिडरेशन में ही हर चीज़ को करें, कि सरकार को कुछ चाहिए एक्वायर किया और वहाँ पे अपना जो भी पब्लिक इन्वेस्टमेंट है या गवर्नमेंट यूज़ के लिए चीज़ें करने लग गए। वहीं जो प्राइवेट है उसको ये सब कोई अलाउड नहीं है, मतलब इन द सेंस कि अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात किया जाए। अब यहाँ पे मेजोरिटी, मतलब यहाँ पे एक पहले के जो एक जस्टिस थे उन्होंने जो ओपिनियन दिया था, अर्लियर जजमेंट था, उसको चेंज भी किया गया है। इसके बाद आप देखोगे कोर्ट ने कहा, एम्फोसाइज किया है कि हम कहाँ से यहाँ पे कि यहाँ पे हम सोशलिज्म से लिबरलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे मार्केट बेस्ड रिफॉर्म्स की तरफ हम प्रोसीड कर रहे हैं। तो अब क्या है कि इकोनॉमिक आइडियोलॉजी में बदलाव हो रहा है। सोशलिज्म के कंटेक्स्ट में क्या होता है कि जो रिसोर्सेस है दैट आर ओन्ड बाय द सोसाइटी, है ना, या ओन्ड बाय द सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में जो सरकार है वो रिसोर्सेस को करती है। अब हम जा रहे हैं टुवर्ड्स लिबरलाइजेशन, अब हम जा रहे हैं मार्केट रिफॉर्म की तरफ। तो अगर ये शिफ्ट है, इस शिफ्ट में हमें अपना जो आर्थिक आइडियोलॉजी है उसको भी बदलने की ज़रूरत है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये जितने भी रिसोर्सेस हैं, भले ये प्राइवेट रिसोर्सेस हैं, दैट आर टू बी ओन्ड बाय द गवर्नमेंट और टू बी ओन्ड बाय द सोसाइटी। सोसाइटी इन द सेंस कि उसके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में सरकार जो है उन रिसोर्सेज को ओन कर रही है। तो अब क्या है, लिबरलाइजेशन है, जहाँ प्राइवेट सेक्टर के रोल, प्राइवेट सेक्टर का जो इंटरेस्ट है दैट ऑल्सो बिकम्स इम्पॉर्टेंट, ये चीज़ आपकी कही गई है। उसके बाद यहाँ पे ये भी हाईलाइट किया गया है कि यहाँ पे डाइवर्स इकोनॉमिक पॉलिसी को बात किया गया है, कि डाइवर्स इकोनॉमिक पॉलिसी की बात की गई है। ऐसा नहीं कि हम सिंपल सेम से इकोनॉमिक जो सोच है उसको फॉलो कर रहे हैं। दूसरा ये भी हाईलाइट आपका किया गया है कि वी ऑल्सो एम फॉर अ इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, जो कि हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए रहे। तो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी शब्द आप याद रखना है ना, इकोनॉमिक एस्पेक्ट में जो भी रिसोर्सेज हैं, सारी चीज़ें हैं, उसमें इर्रेस्पेक्टिव किसका क्या आप कह सकते हो बैकग्राउंड है, या आप कह सकते हो कि जो राइट्स हैं इकोनॉमिक रिसोर्सेज पर, वो सभी जो इंडिविजुअल हैं, लोग हैं, वो उनका रहना चाहिए। दैट हैज़ टू बी रिस्पेक्टेड, दैट हैज़ टू बी देयर। तो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी मेंटेन करना बहुत मैटर करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये चीज़ हाईलाइट की गई है कि सारे के सारे जो प्राइवेट रिसोर्सेज हैं दे कांट बी क्लेम्ड बाय द स्टेट फॉर पब्लिक यूज़। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड यूपी मदरसा जो एक्ट है, ये एक आपका है, हैज़ रेगुलेटरी पावर। तो ये इस पे देख लेते हैं, इसमें क्या चीज़ ऑनरेबल कोर्ट ने जो है इसमें हाईलाइट किया है, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसमें ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा जो बातें बोली गई, इसमें आर्टिकल 30 आ जाता है। इसी पर बेस मैंने मेंस प्रश्न बनाए हैं, और ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं उसमें आपको जो भी आप लिखते हो उस पर आपको बैलेंस बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत अच्छा आपको लिखना आना चाहिए। लैंग्वेज मैच्योरिटी बहुत मैटर करती है ऐसे टॉपिक्स को लेकर। तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, उसमें क्या बात बोली गई, इसमें क्या हाईलाइट किया गया है कि ये कंटेक्स्ट है उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन बोर्ड एक्ट 2004 में। अब इसमें हाईलाइट किया गया है कि स्टेट के पास ये राइट है कि वो रेगुलेट कर सकता है मदरसा एजुकेशन क्वालिटी एश्योरेंस के लिए। तो मतलब यहाँ पे मदरसाज जो हैं उनको रेगुलेट किया जा सकता है, ऐसा ऑनरेबल कोर्ट ने हाईलाइट किया गया है। मतलब किस पर्पस के लिए, क्वालिटी एश्योरेंस के लिए ये चीज़ कही गई है। अब यहाँ पे प्रोविज़न क्या है, जैसे हायर यहाँ पे प्रोविज़न है, लाइक पहले का जजमेंट भी है, कमिल एंड फजील लेवल की बात किया जाए, जो हायर एजुकेशन की अगर बात किया जाए तो यहाँ 2004 एक्ट की है, उसमें इनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है डिक्लेयर
किया गया है, क्योंकि ये एक तरीके से पूरा यूजीसी का जो नॉर्म्स है उसके कंसोनेंस में नहीं है। यहाँ पे ये भी कहा गया कि जो कोर्ट है उसने एम्फोसाइज किया है कि स्टेट की ये जिम्मेदारी है कि वो मदरसा स्टूडेंट्स को एक मिनिमम कॉम्पिटेंसी अचीव करें। मतलब जैसे मान लो कि मदरसा के अंदर कोई भी लोग जो भी अपना रिलीजियस टीचिंग करते हैं, अब जिम्मेदारी ये भी है कि उन्हें वो जो रिलीजियस टीचिंग है तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी उन्हें ट्रेन करना, उन्हें प्रोवाइड करना कि उनके अंदर एक सर्टन कॉम्पिटेंसी हो जिससे सर्टन स्किल एक्वायर करे, और हो सकता है अगर सर्टन स्किल्स अगर वो एक्वायर करते हैं तो उनको जो जॉब और ये सब भी अवेलेबल रहे। तो यहाँ पे जिससे वो सामाजिक पार्टिसिपेशन इंक्रीज कर सके और वो एम्प्लॉयमेंट उनका वो एम्प्लॉयबल हो सके, स्किल एक्वायर होगा तो वो उस कंटेक्स्ट में एम्प्लॉयबल हो सके। अब यहाँ पे ये भी कहा गया कि इस पर आर्टिकल 30 आप देख लो, आर्टिकल 30 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो ये साफ साफ प्रोवाइड करता है, माइनॉरिटीज़ के लिए है, और इसमें साफ साफ ये प्रोवाइड रहता है कि यहाँ पे कि वो अपना जो भी इवन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, मान लो मदरसा है, तो उसको वो आप कह सकते हो कि वो खुद मैनेज कर सकते हैं, माइनॉरिटी ग्रुप की बात करें। बट ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल 30 की अगर हम बात करें, ये जो है ये एब्सोल्यूट नहीं है। इट मीन्स ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है, यहाँ पे स्टेट रेगुलेशंस को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, जिसमें ऑनरेबल कोर्ट ने इस चीज़ को कहा। दूसरा कहा गया बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट। जो जजमेंट है, इस जजमेंट के अंदर ये भी हाईलाइट किया गया है, अगर देखा जाए तो इस जजमेंट में हाईलाइट किया गया है जिसके माध्यम से कि जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनको भी मेंटेन करना, साथ में माइनॉरिटीज़ जो है वो अपने एजुकेशनल एस्पेक्ट को खुद मैनेज कर सकें, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो वो सारी चीज़ें मैनेज कर सकें, दोनों के बीच में जो बैलेंस है दैट बैलेंस हैज़ टू कम। तो ये है, मतलब यहाँ पे रेगुलेशन का एक एस्पेक्ट को इंक्लूड जो है वो किया गया है। कोर्ट ने एजुकेशन, क्योंकि देखो एजुकेशन एक तरीके का कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है, कॉन्करेंट लिस्ट में वी ऑल आर अवेयर कि जो भी चीज़ कॉन्करेंट लिस्ट में है तो वो उसमें स्टेट और सेंटर दोनों लॉ बना सकते हैं। ऑलरेडी किसी भी सब्जेक्ट में अगर सेंटर लेवल पे ऑलरेडी अगर कोई लॉ एग्जिस्ट करता है, उस कंसिडरेशन में स्टेट का लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, प्रोवाइडेड ऑनरेबल प्रेसिडेंट के द्वारा उस लॉ का एसेंट नहीं मिला है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो यहाँ पे एजुकेशन वो कॉन्करेंट लिस्ट में है, और इसमें जो मदरसा है, मदरसास का जो प्राइमरी एम है एज एजुकेशन डिस्पाइट देयर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। तो ये भी चीज़ को हाईलाइट आपका किया गया है कि मदरसा जो है उसका प्राइमरी एम है एज एजुकेशन के रूप में किया गया है, भले कुछ सर्टन रिलीजियस एस्पेक्ट भी वहाँ पे टीच किया जाता है। रेगुलेटरी अथॉरिटी, तो मदरसा जो बोर्ड है वो रेगुलेशंस जो है लेकर आ सकते हैं जिसके माध्यम से जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं वो सेकुलर एजुकेशन प्रोवाइड करें, एट द सेम है ना, इसके साथ जो माइनॉरिटी कैरेक्टर हैं उसको भी मेंटेन जो है वो आपका किया जाए। तो ये कुछ आपका हाईलाइट किया गया है, ये सर्टेन एस्पेक्ट है जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लोगे ये माइंड मैप है, माइंड मैप के माध्यम से भी आप फटाफट अपना रिवाइज कर सकते हो। जैसे ये सब चीज़ों बनाने में टाइम लग जाता है, आप लोग के कई कमेंट रहते हैं सर सचिन और जल्दी लो, बट अब मुझे ये सब बनाने में टाइम लगता है। तभी मैंने एक और माइंड मैप का देखना अच्छे से और किया है, जो बड़े बड़े एडिटोरियल्स के आर्टिकल्स होंगे वो माइंड मैप के माध्यम से मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। अब ये सब फ्री कंटेंट आपको अवेलेबल रहेगा, अगर आप ऐप में देखते हो तो यही आपको सब्जेक्ट वाइज कंपाइल्ड करके मिलता है, और उसके अलावा प्रहार बैच में आपको जैसे down2earthphysics.org और बहुत जो डिफरेंट सोर्सेस उनके भी आर्टिकल्स प्लस ग्राफिक करंट अफेयर्स मेंस क्वेश्चन कंपाइलेशंस और रहता है। तो पुराने सारे लेक्चर्स भी आप पूरा अगर आपका मिस हुआ है तो वो आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे यही जो बात हमने अभी डिस्कस किया है, तो यहाँ पे देखो स्टेट रोल को ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि मिनिमम जो स्टूडेंट के अंदर कॉम्पिटेंसी आना चाहिए और सामाजिक पार्टिसिपेशन जिससे उनका बढ़े। फिर उसके बाद एजुकेशन के ब्रॉड डेफिनेशन को इंक्लूड किया गया है, एजुकेशन को इंटरप्रेट करने का जो हमने डिस्कस किया है। यहाँ पे एजुकेशनल स्टैंडर्ड भी मेंटेन करना और माइनॉरिटी राइट्स को भी प्रोटेक्ट करना ये भी है। तो यहाँ पे ये कहा गया कि ये जो अभी मदरसा है तो उसमें एजुकेशनल प्रोविज़न जो है, हायर एजुकेशनल प्रोविज़न में कॉन्स्टिट्यूशनल उसका कन्फ्लिक्ट है यूजीसी एक्ट के माध्यम से, जो अभी मैंने आपको बताया वही आप इसको फटाफट 2 मिनट में रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं टार्डी ग्रेड करके, ये आप जीव देख रहे हो, इसे टार्डी ग्रेड बोलते हैं। साइंस एंड टेक का ये टॉपिक है, प्रीलिम्स का है, ये याद रखना, मेंस में तो इसमें कोई प्रश्न नहीं आएगा। मैं थोड़ा सा पहले इसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखो इमेज देख लो, ये इस टाइप से दिखता है टार्डी ग्रेड की अगर बात करें, और इसके बारे में ब्रीफ में लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा आप देख लो कि ये टार्डी ग्रेड जो है ये लगभग है ना, तो 1100 स्पीसीज है फ्री लिविंग टाइनी इनवर्टिब्रेट्स है। ठीक है, तो इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं जनरली जैसे जैसे है ना, तो ये बहुत ही छोटे होते हैं, प्लस इनके ऐसा बैकबोन टाइप कुछ नहीं है, तो ये छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं और इसकी कई स्पीसीज़ हैं, लगभग 1100 स्पीसीज़ है। इनका कैटेगराइजेशन टार्डिग्राडा उसके अंडर ही आपके आते हैं। एंड ये क्या है कि ये जो इंसेक्ट्स के क्लोज हैं,
ये क्लोज कंसिडर किए जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट हैबिटेट में ये सर्वाइव कर सकते हैं, फ्लावरिंग प्लांट, सैंड, बहुत सारे फ्रेश वाटर, सी, समुद्र में कर सकते हैं। एंड है ना बहुत सारे है ना, इसके अलावा टार्डिग्रेड्स है वेल डेवलप्ड हेड रीजन, इनका जो हेड रीजन बहुत डेवलप्ड होता है, शॉर्ट बॉडी होती है इसमें, है ना, तो इसमें कई डिवीजन्स होते हैं, ये सब आप इमेज देख लेना, इस टाइप से आप याद रखना। इसका हेड का काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटीज़ होते हैं, कई हेड में कई सारे डिवीजन्स जो हैं वो आपके होते हैं। तो ये है बॉडी इसकी शॉर्ट होती है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स। अब देखो इसमें क्या है कि यहाँ पे जो पॉइंट इस जो स्टडी हुई है जो हमें जानना है, उसमें ये कहा गया कि जो टार्डिग्रेड्स होते हैं ये एक चीज़ करते हैं जिसे कहते हैं क्रिप्टोबायोसिस। ठीक है, क्रिप्टोबायोसिस क्या है कि इसके माध्यम से ये एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव कर सकते हैं। मतलब जैसे मान लो ह्यूमन सेल्स है, अगर इंसान के सेल्स में सर्टेन चीज़ें अगर दी जाएं, तो मान लो बहुत सारा रेडिएशंस जो है वो प्रोवाइड किया जाए। अगर इंसान के सेल में बहुत सारा रेडिएशन आप प्रोवाइड करते हो तो इंसान का जो सेल है या दूसरे जीव का सेल वो सर्वाइव नहीं कर जाएगा, वो मर जाएगा। लेकिन ये जो टार्डिग्रेड है, बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस कॉल्ड एज क्रिप्टोबायोसिस, आपसे पूछा जा सकता है क्या है, इसके माध्यम से जो सेल है उसमें ये सर्वाइव कर सकता है इवन एक्सट्रीम कंडीशंस में। स्टडी ये हो रही है कि अगर ऐसा हो सकता है हम, है ना, इवन जो हाई रेडिएशन को विथ स्टैंड कर सकता है, अब है ना, तो इस चीज़ को हम स्टडी कर सकते हैं कि आखिर ये कैसे करता है, किस जीन की वजह से करता है, और उसको बहुत सारे थेरापेटिक और मेडिकल इंपॉर्टेंस के लिए यूज़ किया जा सकता है। क्योंकि आपको पता है कि अगर एक्सट्रीम कंडीशन में इफ इट इज़ एबल टू सर्वाइव, तो कैसे सर्वाइव कर रहा है उस कंसिडरेशन में हम लोग वर्क कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, और बहुत सारे मेडिसिनल और उसका इंपॉर्टेंस इसका बनता है। तो आपको क्या सीखा आपने इसमें, एक टार्डिग्रेड के ऊपर प्रश्न आपके आ सकता है, रिसेंटली ये न्यूज़ में था, क्या है, तो वो स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है क्रिप्टोबायोसिस क्या है, वो पूछा जा सकता है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मान लो कुछ ऐसा बायोटेक्नोलॉजी का रोल है, ऐसा कुछ हो, तो वहाँ पे भी आप एग्जाम्पल के रूप में इसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देख लेना, तो ये आपको गो थ्रू हो जाना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये है राइजिंग स्टेम रिसर्च डिमांड रिवाइटलाइज्ड एजुकेशन। अब देखो मैंने थोड़ा सा इसमें और डेवलपमेंट्स किए हैं। एक तो देखो शॉर्ट नोट्स तो हैं ही, अब इसमें थोड़ा सा माइंड मैप में मैंने और एफर्ट करके, और ये कुछ इस तरीके से माइंड मैप है। अब इसमें थोड़ा आपको देखना है कि आपको क्या दिख रहा है, क्या मुझे एक बार कमेंट में बताना कि क्या माइंड मैप आपको क्लियरली दिख रहा है क्या, मुझे बताना। देखना कितना फटाफट रिवाइज होगा, इसी से मैं आपको पढ़ा दूंगा पूरा, सारे जितने भी टॉपिक्स हैं ना वो सब इस माइंड मैप के अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, आजकल देखो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सब कुछ है, तो आप कई टूल टेक्निक्स के माध्यम से कंटेंट को एनरिच किया जा सकता है, आपका समय बहुत बच सकता है। ठीक है, तो पूरा का पूरा एडिटोरियल आप फटाफट ऐसे रीच कर सकते हो, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वही कंटेंट आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो मैंने पीछे स्लाइड डाल रखी है, वहाँ से रीड कर लेना। और फटाफट रिवाइज करना चाहते हो तो यहाँ से जो मैं माइंड मैप बना दिया उससे आप कर सकते हो। अब एक ही पेज का माइंड मैप है, ज़्यादा कल आप में से कई कह रहे थे साहब प्रिंट आउट लेने में दिक्कत होती है, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। उसमें भी मैंने मेहनत की, एक एक जो आपके कमेंट आते हैं भले मुझे टाइम लग जाए कि सर, है ना, तो उस पर ज़रूर से ज़रूर आई वर्क कि ठीक है हाँ इस पे काम करना चाहिए। आप में से कई लोग ये कहते हैं कि सर सेशन को थोड़ा जल्दी लेना, मैं प्रयास करूँगा थोड़ा सा एक और कॉम्पिटेंसी आ जाए, क्योंकि इनको करने में बड़ा टाइम लग जाता है। अब ये तो मैं जल्दी ले लूँ, मान लो न्यूज़पेपर है, अभी न्यूज़पेपर में पीला पीला करके ऐसे ऐसे रीड कर दूँ, अब आपको ऐसा कराना है तो फिर तो क्या है, मतलब उसमें तो मैं 5 बजे लाइव हो जाऊँगा, 5:30 बजे लाइव हो जाऊँगा, उसमें क्या ही टाइम लगना है। सामने के सामने उसको पीला पीला करके रीड कर दिया जाए, अब पलट पलट के आपको पढ़ाया जाए, उससे क्या आपको फ़ायदा होने वाला है। मतलब टाइम, फिर मान लो मैं पढ़ाऊँगा, उसके बाद फिर आप पढ़ोगे, फिर उसके बाद 1 घंटा लेक्चर मैं लूँगा, फिर 2 घंटा आप पढ़ोगे, 1.5 घंटे नोट्स बनाओगे, 4 घंटा पढ़ डालोगे, उससे क्या मतलब, फिर सिलेक्शन तो देखो नहीं होगा ऐसे में। सिंपल सी बात है, सिलेक्शन इसलिए नहीं होगा कि 4 घंटा अगर आप न्यूज़पेपर में दोगे तो बाकी चीज़ें कब पढ़ोगे, बाकी चीज़ें नहीं पढ़ोगे तो कैसे सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है कि ये सब पॉइंट है, मैं हर चीज़ का एक डायनेमिक्स होता है, हर चीज़ का एक कैलकुलेशन माइंड में होता है। तो उस बेसिस पे चीज़ें हैं। अब पहले मैं भी, जैसे टूल्स नहीं थे डिफरेंट डिफरेंट जिनके माध्यम से किया जा सकता था, तो मैं कोशिश करता था कि समय आपका बचे कि 35-40 मिनट में सेशन हो, तो मैं विदाउट फेस और इस टाइप पे कितने समय तक सेशन जो चले हैं। ठीक है, अब चीज़ें थोड़ा सा और बेटर हुई हैं, जहाँ पे आप उस कंटेंट को और बेटर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे आपका समय जो है बचे, और आपको बस वीडियो देखना है और नोट्स, मतलब नोट्स भी अगर नहीं बनाओ तो आपको बस सब्जेक्ट वाइज कंपाइल कर लेना है और इनको प्रिंट आउट ले सकते हो और पढ़ाई कर सकते हो। ये चीज़ है, और ये चीज़ आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और ये आज ही के टॉपिक हैं, ये ऐसा नहीं मैं कल के टॉपिक्स आपको पढ़ा रहा हूँ, आज ही के टॉपिक्स हैं। ठीक है, अब न्यूज़पेपर में मैंने स्क्रीनशॉट शो किया है, और इसमें ई पेपर होता है। अगर आप नॉर्मल पेपर हो सकता है कई टॉपिक्स आपको ना मिले, ई पेपर यहाँ फॉलो किया जाता है। चलो यहाँ पे दिखाता हूँ, आप अपना फीडबैक देना कि क्या आपको ये माइंड मैप से पूरा समझ में आता है
कि नहीं आता है, ठीक है। तो ये देखना पूरा का पूरा कंटेंट अगर आपको डिटेल में पढ़ना है वो पीछे साइड पूरा दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फाइनली आपको रिवाइज इतना ही करना है। चलो देखते हैं, प्रयास करते हैं, प्रयास से ही सब चीज़ें होती हैं। अब देखो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि रिसर्च के लिए भारत में, देखो ये बात क्या, ये टॉपिक क्या है, पहले तो टॉपिक को समझो सकते हैं। तो अब अगर आपको इस एरिया में प्रोग्रेस करना है तो आपको अपने हायर एजुकेशन या एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस करने पड़ेंगे। बहुत ही कॉमन सा पॉइंट है, ये थीम है। अब बात कर लेते हैं क्या पॉइंट्स लिखा। पहला देखो क्या कहा कि अगर हमें ये चीज़ करनी है तो क्या कमी क्या है कि स्किल का गैप है ना। आपको ये अगर स्टेम सेल इंडस्ट्री या जो ऐसी जो इंडस्ट्री है उसमें आपको स्किल्ड लोगों की जरूरत है तो स्किल गैप है। इसका मतलब क्या है कि जो ग्रेजुएट्स हैं उनके पास स्किल्स नहीं है, इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट हो मीट नहीं करती तो इधर उधर भटकते हैं। ट्रेनिंग क्वालिटी, ट्रेनिंग को इम्प्रूव करना है। यहाँ पे टीचर पुअर टीचिंग क्वालिटी है, मतलब टीचिंग क्वालिटी पुअर है, उसको भी हमें देखना है। क्वालिटी जो पुअर टीचिंग क्वालिटी है आपकी, तो पुअर टीचिंग जो क्वालिटी है तो ये भी हमें देखना है कि जो पुअर टीचिंग क्वालिटी ना हो, टीचिंग क्वालिटी इंप्रूव हो। और रिसर्च पे फोकस करना। इंस्टीट्यूशनल डिस्पैरिटी है, अब यही तो बात है, इंस्टीट्यूशनल डिस्पैरिटी तो जम के है। अब आईआईटीज़ में देखो जम के रिसर्च चल रहा है और प्राइवेट इंस्टीट्यूट में अपने स्टूडेंट्स है 20-25 हज़ार दे के वो भी मुश्किल से देते हैं, पढ़वा रहे हैं। तो ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में कहाँ कुछ ऐसा होता है, बहुत बड़ा डिस्पैरिटी है। तो इंस्टीट्यूशनल डिस्पैरिटी है। फिर उसके बाद टीचर्स रिसर्च वर्सेस टीचिंग। यहाँ पे क्या है कि रिसर्च को प्रायोरिटाइज करना ओवर टीचिंग। उसके बाद है ना, तो ये भी देखना जरूरी है, कई सारे ऐसे एकेडमिक प्रैक्टिसेस होते हैं जो ठीक नहीं है। फिर रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन नहीं होता है, कई एडवांस फील्ड में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, क्वालिफाइड टैलेंट नहीं है, कोलैबोरेशन की जरूरत पड़ती है कि यहाँ रिसर्च और टीचिंग की सिनर्जी की, जो देखो रिसर्च हो रहा है और उसी को पढ़ाया जा रहा है। अभी हम पढ़ा रहे हैं मतलब पुरानी सदियों की चीज़ें पढ़वा रहे हैं, रिसर्च में कुछ और कर रहे हैं। तो जो रिसर्च जिस एरिया में चलती जा रही है वो आपकी टीचिंग करना है। और ये प्रॉब्लम आपको यूपीएससी में भी दिखेगी। आप चले जाओ कहीं बड़े बड़े संस्थानों में, जब आप जाओगे कभी क्लासेस अटेंड करना वहाँ पे, तो करते भी होगे तो आप देखोगे क्या होगा, पहले वो हिस्ट्री पढ़ाएंगे, फिर पॉलिटी पढ़ाएंगे, फिर ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, फिर इकोनॉमी पढ़ाएंगे, इसमें साल भर हो जाएगा। उसके बाद लेटेस्ट जो डेवलपमेंट्स है वो बोलेंगे खुद से पढ़ लो, जहाँ से यूपीएससी प्रश्न पूछता है। तो वो चीज़ आपको देखना है ना कि जो ट्रेंड है उसको देखते हुए आपको पढ़ना है। अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो क्या होगा, यूपीएससी तो लेटेस्ट एस्पेक्ट्स है, जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हैं वहाँ से आएगा। अब क्योंकि हमने वही पुराने ढलने में चीज़ें हम चल रहे हैं, तो जो स्टैटिक कंटेंट का एप्लीकेशन है वो हम नहीं सीख पाते हैं। और वो सीखना आपको अपना एक न्यूज़पेपर जो है एक बहुत बड़ा सोर्स बनता है, जिसके माध्यम से आप वो कर सकते हो और अपने प्रिपरेशन में उस चीज़ को इंक्लूड करना मैटर करता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आ जाते हैं पॉलिसी अलाइनमेंट की। पॉलिसी को जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है और एनआरएफ है, इसके ऑब्जेक्टिव्स में इंक्लूड करना, जो आपकी टीचिंग है उस पर टीचिंग मेथड उसमें चेंज करना, फैकल्टीज़ जो है जो टीचिंग है ना उनको कैसे डेवलप करना, कोलैबोरेशन को इनकरेज करना, टीचिंग मेथड कोलैबोरेशन, ठीक है, जॉइंट एग्रीमेंट, जॉइंट डिग्री एग्रीमेंट, कोलैबोरेशन को इंसेंटिवाइज करना। और कई कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स हैं, है ना, एकेडमिक और रिसर्च की बात करें। फिर उसके बाद जो टीचिंग मेथड है, पेडागोजिकल जो असेसमेंट है उसको देखना, किस बेसिस में आप वो टीचिंग मेथड को आप मतलब किस उसको असेस करना और रिवार्ड करना। एप्लीकेशन को देखना, है ना, इस आर्ट्स ह्यूमैनिटी सोशल साइंस है, क्रॉस उसको अप्लाई करना। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब पॉइंट्स हमें अप्लाई करना। अब देखो फटाफट आपका रिवीजन हो गया, फटाफट चीज़ें हो गई, कितना 2 मिनट में पूरा एडिटोरियल हो गया। इसको पढ़ लो, पीछे ऊपर भी आपका दे रखा है, फटाफट आप उसको कर लो। जो अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है तो यही चीज़ पैराग्राफ में लिखी हुई है, ऊपर मैंने लिख दी है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको देखना है, ठीक है। तो ये पूरा अगर यही बातें इसमें लिखी हुई है, यही सेम सी चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज आधार बायोमेट्रिक डेटा एक्सेस विल एड फॉरेंसिक। अब इसमें देखो मतलब इतना तो इम्पॉर्टेंट मुझे आर्टिकल नहीं लगा है, लेकिन फिर भी आधार के कंटेक्स्ट में, प्राइवेसी के कंटेक्स्ट में इसमें कुछ बातें मेंशन्ड है, तो वो थोड़ा सा एक बार गो थ्रू हो जाते हैं। तो फॉरेंसिक एस्पेक्ट में एप्लीकेशन की बात इसमें जो है हाईलाइट की गई है। तो फॉरेंसिक में देखो सबसे ज़रूरी है कि फॉरेंसिक में जैसे होता है ना कि फिंगरप्रिंट ले लेना, उसका रिकॉर्ड रखना, और अगर वही सेम फिंगरप्रिंट मिल जाए तो फिर वो तुरंत पता चल जाएगा कि सपोज़ करो 100 क्रिमिनल्स के हैं, अब उसमें से एक ने कोई क्राइम किया तो उसके फिंगरप्रिंट मैच हो गया। अगर आपके पास डेटा है या है ना, तो उस डेटा के बेसिस में आपको कुछ जानकारी हो जाएगी कि हाँ ये चीज़ें मिल रही हैं तो वो उस क्रिमिनल का है। इस टाइप से एक रहता है फॉरेंसिक के कंटेक्स्ट में। बट आधार डेटा अगर है तो बायोमेट्रिक डेटा है सारा, अब उसको कैसे मेंटेन करते हो, डेटा कैसे सिक्योर करते हो, प्राइवेसी एस्पेक्ट भी है, ये सब चैलेंजेस आते हैं। तो इस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पॉलिटी और उसके अंदर है थोड़ा सा, मैं फिर आपको इस पर भी माइंड मैप्स मैंने बनाया है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये है पूरा इसका माइंड मैप, मुझे बता देना दिख रहा है आपको, ये प्रॉपर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो
अच्छा, जैसे पिछली बार डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के कंटेक्स्ट में भी प्रश्न आपका आया था, तो डेटा प्रोटेक्शन की बात की गई है और आइडेंटिफिकेशन चैलेंज। अब इसमें देखो डेटा प्रोटेक्शन है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है डेटा प्रोटेक्शन। तो इसमें आपका जो आधार से रिलेटेड जो अथॉरिटी है यूआईडीएआई, उसका रेगुलेशंस है, लोगों के राइट्स हैं, प्राइवेसी राइट्स हैं, और है ना एक उसका लीगल फ्रेमवर्क की ज़रूरत है। तो आधार एक्ट सेक्शंस, कोर्ट ऑर्डर्स हैं फॉर डिस्क्लोजर, प्राइवेसी और डिग्निटी, दो चीज़ें आ जाती हैं। तो लीगल फ्रेमवर्क में देखो, लीगल फ्रेमवर्क इसमें कहा क्या गया है कि सर्टेन आधार एक्ट में भी चीज़ें हैं कि किस इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज किया जा सकता है, किसको नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज़ कही गई कि कई कोर्ट ऑर्डर्स भी हैं जिस बेसिस पे, जैसे अगर कुछ है तो आपको हाई कोर्ट रीच करके ही, अगर मान लो कोई फॉरेंसिक टीम को करना तो हाई कोर्ट रीच करके ही सर्टेन बायोमेट्रिक को लिया जा सकता है। फिर एक तरफ लोगों की प्राइवेसी और डिग्निटी वाली चीज़ आ जाती है, एक प्राइवेसी हो गई और डिग्निटी हो गई, और फिर आपको डेटा प्रोटेक्शन हो गया। ये चीज़ें भी ध्यान में रखना, इसका भी बैलेंस आपको करना पड़ेगा। फिर कई वनरेबल पॉपुलेशन, जैसे मान लो जिनके पास लैक ऑफ फैमिली कनेक्शंस हैं, इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज हैं, तो अगर इसमें ये भी है ना कि जैसे अगर कोई मतलब जैसे अननोन जो डिसीज बॉडी है कि कोई मतलब मर गया, पता नहीं कौन है, ऐसा कोई स्थिति हो गई, तो अब उसका बायोमेट्रिक को सेव करके रखना, ये है मैच करना। तो अगर ये स्थिति है कि सर्टेन एक डेटाबेस है जहाँ पे सारा बायोमेट्रिक प्रेजेंट है और ऐसा अनआइडेंटिफाइड पर्सन हुआ, तो उनसे मैच किया जा सकता है किन से है, इनसे जुड़ा है कि नहीं ये पर्सन, इस टाइप से थोड़ा सा हेल्प मिल सकती है। मेनली जो इन्वेस्टिगेशंस हैं उन कंटेक्स्ट में भी ये हेल्पफुल आपका हो सकता है। फिर यहाँ पे जैसे मान लो अगर इन्वेस्टिगेशन की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे सर्टन प्रोसीजर्स है, फिंगरप्रिंट रिकवरी होती है जो आपने कहीं उसमें भी देखा होगा, डेटाबेस भी लिमिटेड है। सबसे बड़ा चैलेंज डिजिटलाइजेशन है कि आपका ज़्यादातर जो डेटा है वो डिजिटलाइज्ड नहीं है, मतलब जैसे डेटाबेस होना चाहिए डिजिटलाइज्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे ये है, तो डेटा का डिजिटलाइजेशन बहुत मैटर करता है, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे हम डेवलप करते हैं और फिर जो डेटा है उसको कैसे सिक्योर करते हैं। आधार डेटाबेस एक्सेस की बात किया जाए तो यहाँ पे मतलब ये जो आधार डेटाबेस एक्सेस है ये भी एक चैलेंज है। फिर उसके बाद यूएस के अंदर कई टूल्स हैं, जैसे यूएस के अंदर अगर जैसे क्या है कि कई एडवांस्ड आइडेंटिफिकेशन सर्विसेज हैं, तो वहाँ पे जैसे ऐसे टूल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं जिसके माध्यम से अगर बायोमेट्रिक डेटा की जरूरत है उसको एक्सेस किया जा सकता है। मतलब इंडिया के अंदर वो चीज़ आपको इंप्रूव करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे ये भी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पेरेटिव्स की बात अगर किया जाए तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि क्यों प्रैक्टिकल ज़रूरत है। उसके बाद जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है उसको भी देखना कि जो उनके डेटा है उसको कैसे प्रोटेक्ट आपका किया जा सकता है। तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं ध्यान में रखना। अब इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पे जैसे कुछ चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे एक जो एस्पेक्ट आपका हाईलाइट किया गया है कि यहाँ पे जैसे मान लो कि लीगल री इवेल्युएशन ज़रूरत है। यहाँ पे ये देखना है कि जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, यह कहा गया कि जो बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन को शेयर करने से रिलेटेड जो आपकी रिस्ट्रिक्शंस हैं सर्टेन स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में, उसको थोड़ा सा हमें रिकंसीडर करने की ज़रूरत है। जैसे मान लो डिजीज्ड इंडिविजुअल है, कोई मर गया है, अब नहीं पता किसका है, तो यहाँ पे ये उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा, है ना। अगर सपोज करो हम सर्टेन स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में अलाउ करते हैं, है जो लीगल फ्रेमवर्क उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आते हैं, और है ना, तो ये किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पेरेटिव, यहाँ पे जो आइडेंटिफाई करना जो डिसीज्ड है इज़ नॉट ओनली अ प्रैक्टिकल नेसेसिटी बट ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पेरेटिव, ठीक है। तो ये ज़रूरी भी है कि जैसे कोई भी डिजीज बॉडी है उसको आइडेंटिफाई करना, तो ये संवैधानिक ज़रूरत भी है। और बट आप किसको प्रायोरिटी दे रहे हो कि अगर वो जो बायोमेट्रिक है क्योंकि डेटाबेस आपके पास नहीं है, तो फिर एक वही होगा कि आप पेपर में फ़ोटो डालो और फिर उस बेसिस में करोगे। बट अगर बायोमेट्रिक डेटा आपके पास है और आपके पास टूल है जिसके माध्यम से उस डेटा को एक्सेस किया जा सकता है, तो आप कंक्लूड कर सकते हो कि हाँ ये इससे हो सकता है, इससे रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। तो ये आर्गूमेंट्स जो है इसमें दिए गए हैं। दूसरा देखो यहाँ पे यूएस वाला पॉइंट मैंने आपको हाईलाइट भी ऑलरेडी जो है कर रखा है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक चीज़ और भी था, हाई कोर्ट वाला एक पॉइंट था शायद, ठीक है, ये मेंशन्ड है इसमें, मतलब हाई कोर्ट के पास जाके ही हाँ, जैसे ये देखो लीगल फ्रेमवर्क में सेक्शन 33A(1) है जो आधार एक्ट का, ये अलाउ करता है कि इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर जो है किसी का इंडिविजुअल का हाई कोर्ट के ऑर्डर के माध्यम से ही होगा। और सेक्शन 29 जो है प्रोहिबिट करता है कि जो कोर बायोमेट्रिक डेटा है, फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैन, उसको शेयर नहीं किया जा सकता है। अब इस चीज़ में काफ़ी सारे इश्यूज और प्रॉब्लम्स जो हैं आती हैं। तो यहाँ पे जो पुलिस है, दे डू नॉट हैव एक्सेस टू डेमोग्राफिक और बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन इन आधार डेटाबेस, ठीक है। कुछ वो तभी हो
सकता है, स्पेसिफिक कोर्ट ऑर्डर के माध्यम से ही हो सकता है। तो क्या पुलिस को अलाउ करना चाहिए कि नहीं, क्या पुलिस जो है इतना मैच्योर्ड है कि नहीं, ये सब देखना है। तो ये कमेंट सेक्शन में आप अपना व्यू पॉइंट भी देना, ठीक है। बाकी ये देखो, एक थोड़ा सा एक सपोज करो कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन या कुछ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऐसा कुछ उसमें प्रश्न है, तो ये पॉइंट्स जो हैं आप हाईलाइट कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, चाइना मेसी ईवी डिस्प्यूट विथ यूरोप कीप ट्रेड टेंशन इन चेक, ठीक है। तो अभी देखो यूएस इलेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पे क्या है कि कई इनिशिएटिव, डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स हैं। देखो ट्रेड वॉर की स्थिति, ट्रेड वॉर का कंसिडरेशन क्या है। ट्रेड वॉर का मतलब ये हुआ कि जैसे सिंपल सी चीज़ है कि मान लो यूएस और चाइना के बीच का ट्रेड वॉर है, तो यूएस के प्रोडक्ट में जो है चाइना वाले टैरिफ बैरियर्स लगा दें, टैक्स लगा दें, या उनके प्रोडक्ट को लिमिट कर दें, और सेम चाइना के प्रोडक्ट के यूएस में कर दिया। जब पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप थे तो ट्रेड वॉर वर्ड बहुत न्यूज़ में था। तो क्या ऐसी स्थिति होगी अगर डोनाल्ड ट्रंप जो है प्रेसिडेंट रहे, तो उस स्थिति में तो यहाँ पे जो चाइना है और एक तरीके से यूएस, अगर मान लो उनका टेंशन बढ़ता है तो यूरोपियन यूनियन क्या करता है उसमें। तो इसमें क्या है कि यूरोपियन यूनियन भी कई सारी, जैसे मान लो ईवी है तो ईवी में कई सारी सब्सिडी चाइना ने प्रोवाइड की थी। तो वो ट्रेड एक प्रकार से जो ट्रेड है, व्यापार है, उसके नॉर्म्स के खिलाफ था, डब्ल्यूटीओ के नॉर्म्स के खिलाफ था। इस चीज़ पर रिसर्च हुई और उसके बाद यूरोपियन यूनियन ने कई सारे टैक्स जो है वो इम्पोज किए हैं। अब इसके काउंटर में चाइना ने भी कुछ किया। अब कहा ही जा रहा है कि जैसे यूरोपियन यूनियन के विदिन कुछ जो है वेस्ट के साथ, मतलब यूएस के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं कि चाइना के प्रोडक्ट पर टैरिफ लगाना और ये सब। उसी के तहत कुछ देश जो है यूरोप के, वो इसको एक अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं और चाइना को कह रहे हैं कि आप हमारे यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करो, हमारे मार्केट को एक्सप्लोर करो। तो ये कुछ डेवलपमेंट जो है देखने को मिल रहे हैं, ठीक। ये एक चीज़ आपकी हाईलाइट की गई। तो ये ट्रेड डायनेमिक्स हैं जो कि इसके अंदर आपको मेंशन है, एक बार आप रीड चाहो तो रीड कर सकते हो। और यहाँ पे थोड़ा सा माइंड मैप से मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगी। यहाँ पे आप देखोगे डिप्लोमेटिक एफर्ट है, तो यहाँ पे ट्रेड वॉर की स्थिति बन सकती है। यूएस का जो इम्पैक्ट है कि वो और स्ट्रिक्ट चीज़ें हो सकती हैं, नए टैरिफ्स हो सकते हैं। जैसे 45.3% चाइनीज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर टैरिफ लगाया है ईयू ने। बायलैटरल रिलेशन, कई ईयू के जो मेंबर स्टेट है वो अपने रिलेशन को चाइना से बढ़ा कर रहे हैं। WTO इन्वॉल्वमेंट है, तो यहाँ पे चाइना और यूरोपियन यूनियन के बीच जो भी डिफ़िकल्टीज़ होंगी उस पर WTO के रोल पर भी एक प्रश्न उठेगा। और यहाँ पे जो ईयू का स्टैंस है वो भी डिवाइडेड है, कुछ सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ टैरिफ लगाना चाहिए या ट्रेड वॉर कंटिन्यू हो सकती है, या जो भी चाइनीज़ प्रोडक्ट है उसमें लगाना चाहिए, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ एस्पेक्ट है कि अगर देखो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऐसी संस्था है जो कि ये देखती है कि विश्व में जो व्यापार हो सर्टेन नॉर्म्स के तहत हो। अगर वो नॉर्म्स के तहत नहीं होते हैं तो उस कंसिडरेशन के अंदर, अगर उन सर्टेन नॉर्म्स के तहत अगर वो चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो उस कंसिडरेशन में अगर आप देखोगे तो अगर है ना, इफ इट इज़ नॉट डन एज पर द नॉर्म, तो उस कंसिडरेशन में WTO सर्टेन एक्ट कर सकता है। लेकिन जब बड़े पावर्स इम्पोज होते हैं तो ये जितनी भी इंस्टीट्यूशंस होती हैं वो इतना इफेक्टिवली काम नहीं करती हैं, तो जो रेलिवेंस है WTO का उस पर भी क्वेश्चन जो है वो अराइज होने लगता है, ठीक है। तो ये देखो माइंड मैप से आप फटाफट जो है वो रिवाइज कर सकते हो, ये चीज़ ध्यान में रखना। कतर वोट्स इन रेफरेंडम ऑन स्क्रैपिंग लेजिस्लेटिव इलेक्शन, तो ये आप IR इन न्यूज़ है तो इसको आप रीड कर लेना कि कतर के अंदर रेफरेंडम की जो ब्रीफ और लिमिटेड एक्सपेरिमेंट जो किया गया था लेजिस्लेटिव इलेक्शन से रिलेटेड, तो वो है ना, तो उसको ख़त्म करना, ये चीज़ की गई है। रशियन रॉकेट लॉन्चेस इरानियन सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट, तो यहाँ पे बस आप याद रखना कि यहाँ पे रशिया का सोयूज़ रॉकेट है, उसने लाइक है ना, यहाँ पे इसमें दो लॉन्च व्हीकल से दो आपके ईरानियन सैटेलाइट है जिसका नाम है कौसर और होदौत करके है। तो ये इसको लॉन्च करने की बात की गई है, फर्स्ट लॉन्च है, और फिर ईरान का प्राइवेट सेक्टर का, तो स्पेस में ये लॉन्च आपका दो सैटेलाइट्स आपकी की गई हैं, ठीक है। तो ये पहले भी ईरानियन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट और पार्स 1 फरवरी में कोलैबोरेशन आपका हुआ था। यूक्रेन और वेस्ट जो है ईरान को मतलब ये कहा जा रहा है कि ईरान रशिया को ड्रोन दे रहा है। अब इसमें यही है कि ईरान की कैपेबिलिटीज़ को भी रशिया इंक्रीज़ करना चाहेगा। पहले भी हमने डिस्कस किया है कि वेस्ट एशिया में अपने प्रेजेंस को अगर रशिया को इम्प्रूव करना है, चाइना को इम्प्रूव करना है, तो वो कोशिश करेंगे कि ईरान को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए, क्योंकि वही उनका है जो उनके साथ खड़ा रह सकता है। तो ये एक उसकी लड़ाई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लो कि आपके पास ये सारे कोर्सेस हैं। एक तो देखो एग्रीकल्चर ऑप्शनल है, अभी भी आपके पास मौका है कि आप एग्रीकल्चर ऑप्शनल को कर सकते हो। एग्रीकल्चर ऑप्शनल हाई स्कोरिंग है, इसमें मैं आपको 450 से 500 पेजेस के नोट्स, हैंड रिटन नोट्स दूंगा। इसके अलावा 75+ वीडियो लेक्चर्स आएंगे जो पैरेलली आपको मिलेंगे। लाइव रिवीजन और डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, साथ में
पॉकेट रिवीजन नोट्स भी आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में जो मैं अभी नए प्रिपेयर कर रहा हूँ वो भी साथ में मिलेंगे। तो अगर आप समय निकालोगे तो लगभग 20 से 25 दिन के अंदर आपका पेपर 1 हो जाएगा, सेम डेज में पेपर 2 हो जाएगा, और लगभग आप ये मान के चलो 2 महीने में आप पूरा आपका ऑप्शनल तैयार हो जाएगा। ऑप्शनल से जुड़ोगे तो इसमें आपकी कॉपीज़ का इवेल्युएशन भी इंक्लूडेड, अगर आप मुझे आंसर सेंड करोगे तो आपका कॉपीज़ भी आई विल इवेल्युएट। ठीक है, मैं 1 साल की पूरी वैलिडिटी है, अगर अभी आप जुड़ोगे तो 1 साल का पूरा आपकी वैलिडिटी है। इसके अलावा प्रहार बैच के बारे में मैंने बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज़ जो है ऑलरेडी आपकी चल रही है। मंडे को 9:30 बजे टेस्ट होते हैं, 5 टेस्ट हो चुके हैं, छठा टेस्ट है। छठे टेस्ट में मैंने सिलेबस जो स्टडी मटेरियल मैं आपको देता हूँ 8 सेट अपलोड कर रखे हैं, प्लस इस बार ज्योग्राफी ऐड की गई है। तो वो स्टडी मटेरियल आपको बहुत मैटर करेगा, इंपॉर्टेंट है। इथिक्स इंटीग्रिटी की कल नया वीडियो डाल दिया है मैंने, 4-5 वीडियोज़ और बचे हैं, फिर ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे कोर्स है, इसमें आप अपने ऐसे को इवेलुएट करा सकते हो। 5 हो चुके हैं, छठा ऐसे आज अपलोड हो जाएगा। तो ये सब कोर्सेस हैं और सब बहुत ही रेलिवेंट आपके लिए हैं। जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर ये वेबसाइट आप विजिट करो saurabhpandeyupsc.com। इसमें ऑल कोर्सेस में क्लिक करके, और जितने भी देख रहे हो इन किसी भी कोर्स पे क्लिक जो है वो आप कर सकते हो और ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सौरभ पांडे CSE ऐप आप लोग डाउनलोड करें। इस सेशन का PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, saurabhpandeyupsc.com वेबसाइट से आप ले सकते हो। क्वेश्चन देख सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्टिकल 30 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विल ब्रिंग फ्रेगमेंटेशन इन इंडियन सोसाइटी बेस्ड ऑन प्रेफरेंस ऑन ऑफ वे ऑफ लाइफ। एग्जामिन करना है, 15 नंबर पे आपको लिखना है, जरूर से लिखो। आंसर राइटिंग इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। मिलता है नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। ये नंबर याद रखना है, दैट इज 9057921649।